नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरित किए। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में शुरू। बैठक का मुख्य एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा पर केंद्रित। संपीड़ित बायोगैस CBG पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं और उन्हें सर्वप्रथम विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसकी अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांवों में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। पंचायती राज मंत्रालय आज से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। मंत्रालय इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव की विषय वस्तु पर आधारित कई सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो गई है। बैठक का मुख्य एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और कौशल पर केंद्रित है। इसमें सदस्य राष्ट्रों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 140 प्रतिनिधि 3 दिवसीय बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान देश में डिजिटल डिवाइड को खत्म करने पर है। श्री चौहान ने कहा कि देश के सभी गांवों में वर्ष 2025 तक ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत 6G तकनीक पर काम कर रहा है और डिजिटल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत विभिन्न कार्य समूहों की 100वीं बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में शुरू हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्य मंत्री VK सिंह ने होटल ताज में आयोजित मुख्य कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने देश में कृषि से संबंधित अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि श्री अन्न के क्षेत्र में भारत में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है और हम सदियों से उत्कृष्ट अनाज पैदा कर रहे हैं। 130 countries grow millets of various types. Our aim is to harness our knowledge and pass on to others. हर एक का अलग-अलग benefit है and I'm sure when we discuss with the world, we'll be able to convince them that we need to share between us what can benefit them and what can benefit us.
3 दिन की बैठक का आयोजन कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। G20 सदस्य राष्ट्रों के करीब 80 प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक आज गोवा में शुरू हुई। इसका उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं में विभिन्न सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जिनका लक्ष्य 21वीं सदी के लिए उपयुक्त जवाबदेही और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोवा आध्यात्मिकता और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा है। While Goa is a great tourist place, it is also promote the spirituality and traditional Ayurveda. I would therefore recommend the delegates to experience holistic traditional and Ayurveda therapies here in Goa. I would like to emphasize the age-old Indian philosophy of Atithi Devo Bhava, which means guest is God. This guiding principle reflects the spirit of hospitality, deep ingrained in the Indian culture, where the guests are treated with utmost respect, care and warmth. G20 समूह के 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राष्ट्रों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संपीड़ित बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। बैठक का विषय है सुदृढ़ सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की आवश्यकता। सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में उद्योग को अवगत कराना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां नीतिगत संशोधन करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्र वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है और सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण आज से हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हो गया। 5 दिवसीय ये सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। सम्मेलन के पहले दिन सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं और इसके बाद सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना कमांडरों का यह सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह भारतीय सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में सेना में किए जा रहे सुधारों के अलावा विशेष रूप से अग्निपथ योजना और डिजिटलीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में मौजूदा और भविष्य में उभरने वाली सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और सेना की संचालन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो पहली बार हाइब्रिड मोड में हो रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सौराष्ट्र तमिल संगमम आज गुजरात के सोमनाथ में बड़े जोश और उत्साह के साथ शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 दिन तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक सुरक्षा प्रत्येक देश के लिए अपने राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने में सर्वोपरि है और ये सीमाओं की सुरक्षा की तरह ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी संबोधन किया। उन्होंने इस पहल को राष्ट्रीय एकता का आधार बताया। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने आज सौराष्ट्र तमिल संगमम के ट्वीट को साझा करते हुए कहा कि गुजरात और तमिलनाडु में सौराष्ट्र क्षेत्र के बीच का संबंध बहुत प्राचीन और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ये संगमम सांस्कृतिक संबंधों को और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्रालय इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में तैयार करेगा। ये निर्णय कल रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद लिया गया है। इन अपराधियों की हत्या पत्रकारों के रूप में आए हमलावरों ने की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक आरके विश्वकर्मा के आदेश के बाद प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। इस बीच प्रयागराज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं अगले 2 दिन तक स्थगित कर दी गई हैं। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बेंगलुरु में इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन के दौरान लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन लू की स्थिति रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वरिष्ठ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने गर्मी और धूप से कैसे बचाव हो इसके बारे में जानकारी दी। ज्यादातर काम हम सुबह के टाइम कर लें, शाम को कर लें। हम तेज धूप से बचने की कोशिश करें। आपको कई बार ना चाहते हुए भी धूप में निकलना है, सिर ढक के रखें, छाता लें, कपड़े पूरे पहने, गर्मी से बचे, पानी खूब पिए, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो पानी के साथ आपका सॉल्ट भी लॉस हो रहा है। आप नींबू पानी है उसमें थोड़ा नमक डलवा के ये बीच बीच से पीते रहे, फ्रूट जूसेस पीते रहे। भारतीय रेलवे ने आज से केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ट्रायल रन तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक आयोजित किया गया। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना हुआ है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस श्रेणी में अमेरिका पहले स्थान पर था और यूएई दूसरे स्थान पर बना हुआ है। नए साल की शुरुआत के एक पखवाड़े बाद साल के आंकड़े जारी किए गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कृषि पर जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव और लू से फसलों की सुरक्षा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के सचिव प्रोफेसर केसी बंसल भाग लेंगे। श्रोता कृषि पर गर्मी का दुष्प्रभाव को कम करने के तरीके और इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। पब्लिक स्पीक हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडियन ग्रां प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद में जीत हासिल करने पर शैली सिंह को बधाई दी है। शैली सिंह ने एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच बेंगलौर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरित किए। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में शुरू। बैठक का मुख्य एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित। संपीड़ित बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।